है पजल। पजल इज अ काइंड ऑफ टॉपिक जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं बन सकता है। इसका जो मेरी क्लास से आपको सीखना है वो क्या सीखना है कि मैं कैसे मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाता हूं। मतलब मेरी सोच आपको लेनी है, ठीक है, मेरा पैटर्न आपको लेना है, मैं किस तरीके से क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस क्या है, बेसिकली मेरा थॉट प्रोसेस आपको लेना है। फाइन, तो एक बार स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इसमें एक ही गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र क्या है कि आपको कभी भी अज्यूम करके नहीं चलना है। ठीक है, बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि ये यहाँ पे बैठा है, इसको यहाँ पे बैठा के देख लेते हैं, क्या पता मेरे को आंसर मिल जाए। आंसर भी नहीं मिलेगा और डबल टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको अज्यूम नहीं करना है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको हिंट दिया ही होगा, वो हिंट आपको बचाना है। ठीक है, तो एक बार नाउ वी विल ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कार्ड्स। ठीक है, 5 तरह के कार्ड्स हैं, ए बी सी डी ई। हर एक कार्ड के 3-3 कार्ड्स पड़े, मतलब ए बी सी डी एंड ई। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कार्ड्स और हर एक कार्ड के मेरे पास 3-3 कार्ड्स पड़े हैं। यानी ए के भी 3 है, बी के भी 3 कार्ड्स है, सी के भी 3 कार्ड्स है, डी के भी 3 कार्ड्स है और ई के भी 3 कार्ड्स है। These are to be inserted in the envelopes of 3 colors। 3 कलर के लिफाफों के अंदर आपको डालने हैं, एनवेलप्स के अंदर आपको डालने हैं। एनवेलप्स के कलर के नाम दे दिए हैं रेड, येलो एंड ब्राउन। यानी कि रेड के लिफाफे हैं, येलो एनवेलप्स है और ब्राउन एनवेलप्स है। एंड देयर आर 5 एनवेलप्स ऑफ ईच कलर। हर एक कलर के मेरे पास 5 एनवेलप्स पड़े हैं। रेड के भी 5 हैं, येलो के भी 5 है और ब्राउन के भी 5 है। ठीक है, फाइन। बी डी एंड ई, ठीक है, बी डी एंड ई कार्ड्स आर टू बी इंसर्टेड इन द रेड। यानी कि रेड में कौन कौन से आ सकते हैं, रेड में आ सकते हैं बी के, डी के और ई के। मतलब इनडायरेक्टली इसने क्या बोल दिया कि सी का एक भी कार्ड रेड में नहीं आएगा और ए का एक भी कार्ड जो है रेड में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद ए बी एंड सी टाइप कार्ड्स आर टू बी इंसर्टेड इन येलो। येलो में कौन कौन से आ सकते हैं, ए का, बी का और सी का। डी का एक भी कार्ड येलो में नहीं और ई का एक भी कार्ड जो है येलो में नहीं आ सकता है। इसके बाद देखते हैं सी डी एंड ई टाइप कार्ड्स आर टू बी इंसर्टेड इन द ब्राउन। ब्राउन में कौन कौन से आ सकते हैं, सी के, डी के या फिर ई के। बी का एक भी कार्ड ब्राउन में नहीं आएगा और ए का एक भी कार्ड जो है ब्राउन में नहीं आएगा। तो यहां तक मैंने क्वेश्चन को क्या समझा, मतलब यहां तक क्वेश्चन को क्या समझा कि रो वाइज जो है रेड के जैसे 5 है ना भाई, रेड के मेरे पास 5 लिफाफे हैं और वो 3 सर्कल्स के अंदर भरने हैं। मतलब रो वाइज जो सम बनाना है इन तीनों सर्कल्स का, वो क्या बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए। और कॉलम वाइज जो सम बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। तो मैं जो समझा रहा था आपको लास्ट स्लाइड पे, वो ये समझा रहा था कि कभी भी आपको अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, अज्यूम जैसे बच्चे क्या मान लेते हैं कि सर डी में 2 डाल के देख लेते हैं, क्या पता मेरा आंसर आ जाए। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू इनडेफिनेटली मतलब खामा उसको नहीं भरोगे जब तक आप श्योर नहीं हो। मतलब सारा खेल जो है वो श्योरिटी का है। अगर सबसे पहले आपको कौन सी वैल्यू भरनी है, सबसे पहले आपको कौन सा सर्कल भरना है, जिस सर्कल के बारे में आप बिल्कुल पक्के से बोल सकते हो कि इस सर्कल में यही वाला नंबर आएगा, इस नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता है। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट थर्ड में क्या बोला है, 2 कार्ड्स ईच ऑफ बी एंड डी। यानी कि बी के और डी के आर इंसर्टेड इन द रेड। यानी कि बी के 2 कार्ड रेड में पड़े हैं। ठीक है, बी के 2 कार्ड रेड में पड़े हैं और डी के भी 2 कार्ड जो है रेड में पड़े हैं। 2 कार्ड्स बोला है ना कि 2 कार्ड्स ईच ऑफ बी एंड डी टाइप आर इंसर्टेड इन द रेड। बी के रेड में 2 है और डी के रेड में 2 है। दैट्स ऑल। इतनी ही आपको कहानी बताई गई है, इतने ही हिंट्स आपको दिए गए हैं, इतने ही हिंट से आपको पूरा ये चार्ट तैयार करना है। हर एक सर्कल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से मैं सबसे पहले कौन सा सर्कल भर सकता हूं, ई का रेड भर सकता हूं ना भाई। सबसे पहले मैं कौन सा सर्कल भर सकता हूं, ई का रेड भर सकता हूं, बिकॉज रेड के 3 सर्कल्स का आपको समझा चाहिए था 5। 5 कार्ड्स में से 5 एनवेलप में से 4 तो भरे जा चुके हैं ना भाई। यहाँ पे 2 आ चुके हैं और यहाँ पे 2 आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, वो 1 ही आएगी ना भाई। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर तो नहीं आ सकता है। तो मैं मतलब सारे के सारे क्वेश्चन बिना अज्यूम करके सॉल्व करूंगा। तो ये बिना अजम्पशंस वाली ट्रिक आपको सीखनी है। दैट्स ऑल। इसी चैप्टर में एक ही ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद मैं कौन सा नंबर भर सकता हूं भाई। मैंने बोला कि कॉलम वाइज जो सम चाहिए वो आपको 3 चाहिए, तो ई के 3 कार्ड्स है ना भाई। ई के 3 कार्ड से 3 में से 1 तो मिल चुका है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। जब 2 ही सर्कल का सम 3 बनना चाहिए, तो 3 में से 1 तो मिल चुका है, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। इसी तरीके से डी के जो 2 कार्ड्स हैं, सॉरी डी के जो 2 सर्कल्स हैं, उसमें से एक सर्कल की वैल्यू 2 मिल चुकी है, तो दूसरे की क्या होगी, 1 होगी या नहीं होगी। इसी तरीके से ब्राउन के 3 सर्कल्स का सम क्या चाहिए था आपको 5,
तो 5 में से मेरे को 3 मिल चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी तरीके से इन दोनों सर्कल्स का आपको सम चाहिए था 3 में से 2 मिल चुका है, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरीके से इन दोनों सर्कल्स का आपको सम चाहिए था 3 में से 2 मिल चुका है, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ गया 3 का 3। दैट्स ऑल। तो मेरे को मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा भी। तो पजल में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यू जस्ट नीड टू मेक द चार्ट। ठीक है, आपको एक चार्ट बनाना है, उसी चार्ट पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें मैंने खाली एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चंस फॉर इजी, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन नहीं भी दूंगा तब भी चल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, इंपॉर्टेंट मेरी सोच है, मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सोच रहा हूं वो आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को सोचना है। ठीक है, तो यहां पे उसने बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कार्ड्स एंड द नंबर ऑफ कार्ड्स एंड द कलर ऑफ एनवेलप इज डेफिनेटली करेक्ट। भाई उसने इसमें आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है। तो येलो में ए के दो दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, ए के 2 है, बी के 2 है, सी का 1 है। येलो, तो येलो में ए के 3 है, यहाँ पे दिया है 2, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में उसने बोला ब्राउन में सी के 2 है, ब्राउन में डी का 1 है और ब्राउन में ई के 2 है। तो ब्राउन में सी के 2 भी दिखाई दिए, डी का 1 भी दिखाई दिया और ई के 2 भी दिखाई दिए। तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड इज करेक्ट। तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस चार्ट की मदद से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है, नहीं होता है देन यू शुड प्ले द वीडियो। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, देयर आर 7 पर्सन्स, ए बी सी डी ई एफ एन जी। ठीक है, देयर आर एटलीस्ट 2 पैसेंजर इन ईच व्हीकल। वो अलग अलग व्हीकल्स में जा रहे हैं, 3 व्हीकल्स है, यानी कि 3 डिफरेंट व्हीकल्स। तो व्हीकल्स के नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फाइन। इसके बाद देखते हैं, देयर आर एटलीस्ट 2 पैसेंजर इन ईच व्हीकल। कम से कम हर एक व्हीकल में कम से कम 2 बंदे आपको चाहिए, हर एक व्हीकल में कम से कम 2 बंदे चाहिए। फिर इसके बाद इन ईच व्हीकल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड ईच व्हीकल हैज अ पैसेंजर ऑफ बोथ द सेक्सेस। मतलब दोनों सेक्सेस के लोग आपको चाहिए, मतलब कम से कम एक मेल और कम से कम एक फीमेल तो चाहिए। 2 मेल और 1 फीमेल भी बन सकते हैं, 2 फीमेल और 1 मेल भी बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम एक मेल और कम से कम एक फीमेल आपको चाहिए। देयर आर 2 इंजीनियर्स, इनमें से 2 तो इंजीनियर हैं, ठीक है, और 2 है डॉक्टर और 3 दिए हैं टीचर्स। ठीक है, तो जो मिलता जाएगा वो उसको आप उसके साथ जो है लिंक कर देंगे। सी इज अ लेडी डॉक्टर। प्लस का साइन आपको मेल के लिए यूज करना है एंड माइनस का साइन आपको फीमेल के लिए यूज करना है, यानी कि प्लस का साइन इज फॉर मेल। ठीक है, प्लस का साइन मेल के लिए बोल देंगे और माइनस का साइन फीमेल के लिए बोल देंगे। ठीक है, जो मिलता जाएगा उसके लिए बात देखते हैं। She is a lady doctor and she does not travel with a pair of sisters A and F। इस स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा जानकारी आपको दी है। सबसे पहले पता लग चुका है कि सी क्या है, मेरा डॉक्टर है, तो सी को मैं डी के साथ मिला दूंगा बिकॉज सी क्या है, डॉक्टर है। तो सी इज अ लेडी डॉक्टर, उसका जेंडर क्या मिल गया मेरे को, देन फीमेल। तो सी इज अ लेडी डॉक्टर एंड शी डज नॉट ट्रेवल, मतलब सी जो एक लेडी डॉक्टर है वो ना तो ए के साथ ट्रेवल कर रही है और ना ही एफ के साथ ट्रेवल कर रही है। और ए और एफ क्या है, दोनों बहनें हैं, बिकॉज क्या बोला है, पेयर ऑफ सिस्टर्स, यानी कि दोनों एक दूसरे की क्या है, बहनें हैं। तो ए का भी जेंडर क्या मिल गया, फीमेल, और एफ का भी जेंडर क्या मिल चुका है आपको, फीमेल। ठीक है, इसके बाद देखो सी लेडी डॉक्टर है और ए और एफ के साथ ट्रेवल नहीं कर रही है। बी अ मेल इंजीनियर, बी जो है एक मेल है, बी एक मेल है और क्या है, इंजीनियर है। तो बी इज अ मेल इंजीनियर, तो बी को आप ई के साथ मिला देंगे। बी अ मेल इंजीनियर ट्रेवल्स विद ओनली जी। जो बी है वो खाली जी के साथ ट्रेवल कर रहा है, और जी क्या है, टीचर है। जी क्या है, टीचर है। भाई बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। बी अ मेल इंजीनियर ट्रेवल्स विद ओनली जी अ टीचर इन व्हीकल 1, यानी कि जो बी है वो मेल इंजीनियर है और वो खाली जी के साथ ट्रेवल कर रहा है जो कि टीचर है। तो खाली जी के साथ ट्रेवल करने का मतलब क्या हो गया, जिस भी व्हीकल में बी और जी जा रहे हैं उस व्हीकल में खाली बी और जी ही जा रहे हैं, उनके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं जा रहा है। ओनली बी ट्रेवल्स, ठीक है, बी ट्रेवल्स विद ओनली जी इन व्हीकल 1। तो व्हीकल 1 में कौन कौन आ गया, बी और जी। बी का जेंडर क्या पता है आपको, मेल, तो जी का क्या बन जाएगा, फीमेल, बिकॉज हर एक व्हीकल में आपको दोनों सेक्सेस के लोग चाहिए, कम से कम एक मेल और कम से कम एक फीमेल। ठीक है, दैट्स ऑल। ये फर्स्ट व्हीकल हो चुका है बंद, ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई अब जो है बाहर जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डी इज अ मेल डॉक्टर। डी जो है एक मेल है और क्या है, डॉक्टर है। फाइन। 2 persons belonging to the same profession do not travel in the same vehicle, यानी कि डॉक्टर साथ में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, इंजीनियर साथ में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, एंड द टीचर भी साथ में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। 2 प्रोफेशन के लोग साथ में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस वाली स्टेटमेंट को ध्यान रखना भी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ए इज नॉट इंजीनियर, ए जो है इंजीनियर नहीं है, एंड ट्रेवल्स इन व्हीकल सेकंड, यानी कि व्हीकल सेकंड में जा रही है ए, जो इंजीनियर नहीं है। तो इंजीनियर ना उन्हें होने का मतलब क्या हो गया, उसके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। भाई इंजीनियर वो है नहीं, डॉक्टर तो बन नहीं सकती है, बिकॉज एक डॉक्टर सी बन चुकी है और दूसरा डॉक्टर जो है वो डी बन चुका है। तो ए के लिए क्या ऑप्शन बचा, ए इज अ टीचर, इज द राइट आंसर। फाइन।
तो इतनी ही जानकारी मेरे को दी गई थी। इसके बाद आपको जनरल सेंस लगानी है। अगेन क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे पहले मैं किसको बैठाता हूं। कभी भी मान के मत करना, भी कभी भी अज्यूम मत करना। किसी भी क्वेश्चन में यू डोंट नीड टू अज्यूम, ठीक है। तो यहां पे मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि सबसे पहले किसको बैठाओगे। सबसे पहले मैं सी को बैठा सकता हूं, बिकॉज सी के बारे में उसने नॉट वाली कंडीशन दी गई है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, जिसके साथ नेगेटिव दिया गया ना, मतलब ये वो नहीं है या ये उसके साथ नहीं जाएगा, तो उस वाली स्टेटमेंट से आपको स्टार्ट करना है। मतलब सी जो है ए के साथ ट्रेवल नहीं कर रही है, मतलब सी और ए साथ में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो सी को अगर मैं बैठाने निकलता हूं तो सी जो है व्हीकल फर्स्ट में तो नहीं आ सकती। भाई व्हीकल फर्स्ट में तो खाली बी और जी है, व्हीकल सेकंड में भी नहीं आ पाएगी, बिकॉज व्हीकल सेकंड में तो ए ट्रेवल कर रही है और वो ए के साथ ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो सी के लिए खाली एक ही ऑप्शन बचा, व्हीकल थर्ड। जेंडर क्या पता है, फीमेल, एंड प्रोफेशन क्या पता है, डॉक्टर। ए का प्रोफेशन क्या पता था, टीचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद किसको बैठाऊं। भाई इसके बाद अगर मैं बात करता हूं एफ की, बिकॉज एफ के साथ भी कंडीशन है। एफ के साथ उसने क्या बोल दिया कि ए और एफ सी और एफ साथ में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। तो एफ को अगर मैं बैठाने निकलता हूं तो एफ व्हीकल फर्स्ट में नहीं आ सकती है, बिकॉज व्हीकल फर्स्ट में तो खाली बी और जी है। व्हीकल थर्ड में भी नहीं आ सकती है, बिकॉज व्हीकल थर्ड में कौन पहुंच चुकी है, सी पहुंच चुकी है। सी और एफ भी साथ में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। तो एफ के लिए खाली एक ही ऑप्शन बचा, व्हीकल सेकंड। जेंडर क्या पता है, जेंडर पता है फीमेल, ठीक है, फाइन। एफ का अभी तक मेरे को प्रोफेशन नहीं पता चला है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अगर मैं डी को बैठाता हूं, इसके बाद अगर मैं डी के बारे में कुछ सोचता हूं, तो डी के लिए उसने क्या कहा था कि डी इज अ मेल एंड द डॉक्टर। डी जो है एक तो मेल है और क्या है, डॉक्टर है। तो डी जो है वो कहां पे नहीं आ सकता है, व्हीकल फर्स्ट में नहीं आ सकता है, व्हीकल थर्ड में भी नहीं आ सकता है, बिकॉज डी अगर मैं यहां पे बैठा दूंगा तो सी भी डॉक्टर है और डी भी डॉक्टर है। तो डॉक्टर साथ में ट्रेवल नहीं कर सकते ना, इसको मार्क कर दो, यहाँ पे डी इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर साथ में ट्रेवल नहीं कर सकते, बिकॉज उसने बोला था सेम प्रोफेशन के लोग किसी भी व्हीकल में साथ में नहीं जाएंगे। तो डी व्हीकल थर्ड में भी नहीं आ सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचा, व्हीकल सेकंड। व्हीकल सेकंड में ये मेल है और क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन बच गया, भाई ए मिल चुका है, ठीक है, ए मिल चुका है, बी भी बैठा दिया है, सी भी बैठा दी है, डी भी आपने बैठा दिया है, एफ भी बैठा दिया है, ठीक है, एफ भी बैठा दी है और जी भी बैठा दी है, ठीक है। जी क्या है, टीचर, ठीक है। इसके बाद एक ही ऑप्शन बचा है भी ई। तो अब अगर हर एक व्हीकल में कम से कम 2 लोग चाहिए, तो व्हीकल 1 में कम से कम 2 लोग आ चुके हैं, व्हीकल सेकंड में कम से कम 2 लोग आ चुके हैं, तो कम से कम 2 लोग अभी तक व्हीकल थर्ड में नहीं आए हैं। तो व्हीकल थर्ड में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, बिकॉज सी इज अ फीमेल, तो ई शुड बी द मेल। ई का प्रोफेशन अभी तक मेरे को नहीं पता है, मतलब ई और एफ के प्रोफेशंस में डाउट चल रहा है, फाइन। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एफ का प्रोफेशन क्या बन सकता है, भाई एफ जो है व्हीकल सेकंड में है, तो व्हीकल सेकंड में एक टीचर तो आ चुकी है और एक डॉक्टर भी आ चुका है, तो कौन सा नहीं आया है, इंजीनियर नहीं आया है। तो इंजीनियर क्या बन गया, एफ इज द राइट आंसर, यानी कि एफ इज अ इंजीनियर एंड ई मस्ट बी द टीचर। ई का जेंडर क्या था, ई का प्रोफेशन क्या मिल चुका है, टीचर। एफ का प्रोफेशन क्या मिल चुका है, इंजीनियर। तो दिस इज द कंप्लीट चार्ट। मेरे को हर एक का प्रोफेशन पता लग गया, हर एक का जेंडर पता लग गया, कौन कौन किस के साथ कौन से व्हीकल में जा रहा है, सब कुछ पता लग गया। तो इस पे 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, इजी थे 5 क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन में नहीं डाले हैं, तो डेट डजंट मैटर। तो यहाँ पे सी कौन से व्हीकल में जा रही है या सी किसके साथ जा रही है, ई का प्रोफेशन क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि मतलब क्वेश्चन तो मतलब भूल जाओ, आपको इस चार्ट तैयार करना है। आपको जस्ट यू नीड टू प्रिपेयर दिस चार्ट। सारी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के बाद एक कहानी तैयार करनी है, कहानी का एक एक सीक्रेट आपको पता लगाना है, फाइन। तो इस पे एक बार क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं। इन विच व्हीकल डज सी ट्रेवल, तो आंसर क्या बन जाएगा, व्हीकल थर्ड। हाउ मेनी लेडी मेंबर्स आर देयर अमंग देम, एफ थी फीमेल इंजीनियर, तो फीमेल इंजीनियर कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो आंसर क्या बन जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, फाइन गाइस। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए एक बार चार्ट आपके सामने तैयार है, तो उसमें से देख देख के आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सारा दिमाग आपको वो चार्ट तैयार करने में लगाना है, ठीक है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में भी जस्ट यू नीड टू फाइंड कि सबसे पहले मतलब हिंट आपको देखना है, हिंट मिल गया तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है। 4 सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड्रयू जोसेफ पेरी एंड लुकास वर रिस्पांसिबल फॉर गार्डिंग द कोहिनूर डायमंड ड्यूरिंग वन डे एग्जीबिशन हेल्ड रिसेंटली। द एग्जीबिशन स्टार्टेड एट 10 AM, यानी कि 10 बजे एग्जीबिशन स्टार्ट हुई है एंड फिनिश्ड एट 5 PM। 10 बजे से 5 बजे तक एग्जीबिशन चली है। तो ऑफिसर्स ऑपरेटेड इन 1 hour शिफ्ट, एक घंटे की शिफ्ट में वो लोग काम करते हैं। तो एक घंटे की, ठीक है, 10 से 11 एक शिफ्ट है, फिर 11 से 12 एक शिफ्ट है, फिर 12 से 1 एक शिफ्ट है, फिर 1 to 2 है, फिर 2 to 3 है, फिर 3 to 4 है, और एक कौन सी होगी लास्ट में, 4 to 5, ठीक है।
The officers operated in 1 hour shifts and at least one officer guarded the diamond in each of the 7 shift. भाई 10 से लेके 5 बजे तक एक घंटे की 7 शिफ्ट बनेगी, तो हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई काम कर रहा है, ठीक है, हर एक शिफ्ट में कम से कम एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या कहा है, none of the officers operated in 2 consecutive shift, यानी कि कोई भी ऑफिसर लगातार काम नहीं कर रहा है, मतलब किसी ने अगर 11 से 12 में काम करा है तो वो 10 से 11 में भी काम नहीं कर रहा है, जो है कर सकता है, और 12 से 1 में भी काम नहीं कर सकता है, यानी कि ऊपर नीचे वाली शिफ्ट में काम नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड नन ऑफ देम जॉइंड और लेफ्ट अ शिफ्ट मिडवे, यानी कि बीच में कोई भी आया नहीं है शिफ्ट के और बीच में कोई भी छोड़ के भी नहीं गया है, यानी कि 11 बजे जो लोग थे वो 12 बजे तक रहे हैं, 12 बजे शिफ्ट चेंज हुई है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखने हिंट क्या क्या दिए हैं। एंड्रयू ने 4 शिफ्ट में काम करा है, ठीक है, एंड्रयू ने जो है वो 4 शिफ्ट में काम करा है, तो एंड्रयू की एग्जैक्टली मेरे को 4 शिफ्ट बनानी है, ठीक है। इसके बाद 2 ऑफिसर्स वर ऑपरेटिंग एट 12:40 PM, तो 12:40 का मतलब क्या हो गया, 12 से 1 वाली शिफ्ट में, 12 से 1 वाली शिफ्ट में 2 बंदे काम कर रहे थे, जिसमें से एक कौन था, जोसेफ, ठीक है। उसके बाद मेरे को प्लस होना एक और बंदा चाहिए था, बिकॉज 2 बंदे काम कर रहे थे, एक मेरे को दिया है जोसेफ, तो दूसरा आपको निकालना पड़ेगा। थर्ड देखते हैं, पेरी ऑपरेटेड इन एग्जैक्टली 3 शिफ्ट, जो पेरी है वो एग्जैक्टली 3 शिफ्ट में काम कर रही है, एंड ही वाज ऑपरेटिंग एट 1:20 PM, यानी कि पेरी जो है वो 3 शिफ्ट में काम कर रहा है और 1:20 पे वो शिफ्ट पे था, 1:20 पे वो काम कर रहा था, तो 1 से 2 वाली शिफ्ट में पेरी तो था ही, उसके साथ कोई है या नहीं है वो अभी तक आपको नहीं पता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फोर्थ, लुकास ऑपरेटेड इन एग्जैक्टली 2 शिफ्ट्स एंड ही ऑपरेटेड अलोन इन बोथ ऑफ देम, लुकास जो है वो एग्जैक्टली 2 शिफ्ट में काम कर रहा है और दोनों ही शिफ्ट में अलोन काम कर रहा है, किसी के साथ में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द 4 सिक्योरिटी ऑफिसर्स ऑपरेटेड इन एटलीस्ट 2 शिफ्ट, यानी कि हर एक बंदा कम से कम 2 शिफ्ट में काम करेगा। एंड्रयू कम से कम 2 शिफ्ट में काम कर रहा है, देन पेरी कम से कम 2 शिफ्ट में काम कर रहा है, लुकास भी कम से कम 2 शिफ्ट में काम कर रहा है, तो किसके बारे में बात चल रही है, जोसेफ के बारे में बात चल रही है, जोसेफ भी कम से कम 2 शिफ्ट में काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या है, जोसेफ एंड पेरी नेवर ऑपरेटेड ऑल टुगेदर इन एनी ऑफ द शिफ्ट, जोसेफ और पेरी ने किसी भी शिफ्ट में साथ में काम नहीं करा है, जोसेफ और पेरी ने किसी भी शिफ्ट में साथ में काम नहीं करा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हिंट क्या है, सबसे पहले भी एंड्रयू की सबसे ज्यादा शिफ्ट है ना, मतलब 7 में से वो 4 शिफ्ट में तो काम कर रहा है, 7 शिफ्ट है ना भी टोटल, 7 शिफ्ट में से वो 4 शिफ्ट में काम कर रहा है, 3 शिफ्ट में वो काम नहीं कर रहा है, तो 3 में नहीं कर रहा है वो इजी है भी फाइंड करना, तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे, एंड्रयू को। अब इस पे आ जाओगे, जोसेफ के साथ उसने क्या बोला, ठीक है, जोसेफ के साथ उसने क्या बोला, 12 से 1 वाली शिफ्ट में 2 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से एक कौन है, जोसेफ, तो दूसरा कोशिश करते हैं भी फाइंड करने की, क्या जोसेफ के साथ पेरी आ सकता है, नहीं आ सकता है, पेरी तो इस वाली शिफ्ट में काम कर रहा है, 12 से 1 वाली में वो नहीं कर सकता है, अगर वो 1 से 2 में काम कर रहा है, दिया था ना कंसेक्यूटिव में कोई भी काम नहीं करेगा। इसके बाद लुकास भी काम नहीं कर सकता है, बिकॉज लुकास जो है वो अलोन काम कर रहा है, किसी के साथ में काम नहीं कर रहा है, तो लुकास नहीं कर सकता है, पेरी भी नहीं कर सकता है, तो कौन बचा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एंड्रयू। तो एक एंड्रयू मिलते ही क्वेश्चन डन है भाई। अब उसने बोला कोई भी लगातार शिफ्ट में काम नहीं करेगा, तो एंड्रयू ऊपर वाली शिफ्ट में भी काम नहीं करेगा, मतलब 11 से 12 वाली शिफ्ट में भी काम नहीं करेगा, और 1 से 2 वाली शिफ्ट में भी काम नहीं करेगा, तो एक एंड्रयू आ जाएगा यहाँ पे, एक छोड़ के, ठीक है, एक एंड्रयू पेरी छोड़ के एक एंड्रयू आ जाएगा 2 से 3 में, और एक एंड्रयू आ जाएगा 4 to 5 में। तो ये 4 तरीके, मतलब एक ही तरीके से ये 4 एंड्रयू डाल सकते हो, इस एक तरीके के अलावा कोई दूसरे तरीके से आप एंड्रयू नहीं डाल सकते हो, फाइन, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं किसको बैठाऊंगा, लुकास को, क्योंकि लुकास के बारे में उसने कहा है कि अलोन काम कर रहा है, किसी के साथ में काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी शिफ्ट चाहिए जिसपे अभी तक कोई बंदा आपने फिक्स नहीं करा है, तो ऐसी 2 ही शिफ्ट है, 11 to 12 एंड 3 to 4, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, लुकास, और यहाँ पे भी कौन आ जाएगा, लुकास, फाइन। इसके बाद देखते हैं लुकास की 2 शिफ्ट मिल गई, एंड्रयू की 4 शिफ्ट मिल गई, अब कौन बचा, पेरी, तो पेरी की 3 शिफ्ट बनानी है, एक तो मिल चुका है, एक पेरी मिल चुका है, मतलब 2 पेरी और आपको ढूंढने हैं, तो यहां पे आ सकता है 11 to 12 में पेरी नहीं आ सकता है, बिकॉज लुकास अलोन काम कर रहा है, 12 to 1 में 2 ही बंदे थे, दोनों मिल चुके हैं, तो पेरी नहीं आ सकता है, 1 to 2 में पेरी है, 2 to 3 में भी पेरी नहीं आ पाएगा, बिकॉज पेरी कंसेक्यूटिव में काम नहीं कर सकता है, भाई 1 से 2 में काम कर रहा है, तो 2 से 3 में वो काम नहीं कर सकता ना, 3 to 4 में भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे कौन है, लुकास है, तो एक शिफ्ट बन जाएगी उसकी सबसे फर्स्ट, यानी कि मतलब 10 to 11, और एक शिफ्ट उसकी बन जाएगी 4 to 5 वाली, एक पेरी आ जाएगा, तो ये 2 पेरी आ गए। इसके बाद क्या क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज उसने ये वाली लाइन कही थी ना, ईच ऑफ द 4 सिक्योरिटी ऑफिसर्स
ऑपरेटेड इन एटलीस्ट 2 शिफ्ट। तो एंड्रयू की कम से कम 2, पेरी की कम से कम 2, लुकास की कम से कम 2 मिल चुके हैं, तो जोसेफ की नहीं मिली ना भाई। जोसेफ की नहीं मिली है तो जोसेफ की निकालो। जोसेफ की एक शिफ्ट तो मिल चुकी है, जोसेफ एक बंदा तो यहाँ पे काम कर रहा है, तो कहां पे और काम कर सकता है, ठीक है। तो कहां पे और काम कर सकता है, 10 to 11 में वो काम नहीं कर सकता बिकॉज पेरी के साथ में काम नहीं कर रहा है। 11 to 12 में भी काम नहीं करेगा, 12 से 1 में है, 1 से 2 में भी काम नहीं कर सकता बिकॉज पेरी है। 2 से 3 में आ सकता है जोसेफ, तो एक जोसेफ आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद जोसेफ ढूंढो, भाई हमें क्या पता 2 है या 3 है या 4 है, तो 3 to 4 में भी नहीं करेगा, 4 to 5 में भी नहीं करेगा। तो दिस इज द कंप्लीट चार्ट। तो इस पे क्वेश्चंस बनाना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये केस, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमने चार्ट बनाया है, हमने जस्ट एक चार्ट तैयार करा है, उस चार्ट पे 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इट इज सो इजी गाइस, इट इज सो इजी टू गेट द मार्क्स इन दिस चैप्टर, ठीक है। एक चार्ट बना दो मेहनत करके 3 से 4 मिनट में, उस पे 5 क्वेश्चंस ले आओ, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इन हाउ मेनी शिफ्ट डिड जोसेफ ऑपरेट। तो जोसेफ कितनी शिफ्ट में काम कर रहा था, 2 शिफ्ट में काम कर रहा था। हाउ मेनी शिफ्ट वर देयर इन विच जस्ट वन ऑफ द 4 ऑफिसर्स ऑपरेटेड। कितनी शिफ्ट ऐसी थी जिसमें खाली एक बंदा काम कर रहा था, ऐसी 3 शिफ्ट थी। जोसेफ वाली नहीं, लुकास वाली और एक थी पेरी वाली, ठीक है। एट व्हाट टाइम डिड जोसेफ लीव फॉर हिज होम, ठीक है। जोसेफ लीव फॉर हिज होम, अगर ये पता है कि वो अपनी लास्ट शिफ्ट के बाद घर चला गया, तो उसकी लास्ट शिफ्ट कौन सी थी, 2 to 3, तो वो 3 बजे बाहर निकल गया। इन हाउ मेनी शिफ्ट्स एग्जैक्टली 2 ऑफिसर्स ऑपरेटिंग, आंसर क्या आ जाएगा, 4 शिफ्ट एग्जैक्टली 2 ऑफिसर्स ऑपरेटिंग। तो मतलब क्वेश्चंस में डाउट ही नहीं रहेगा ना, क्वेश्चन आपके 5 के 5 क्वेश्चन, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइस, बहुत अच्छा लगता है जब 5 के 5 क्वेश्चन एकदम से सही आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसको ट्राई करना भी एक बार, ठीक है, उसको ट्राई करना, इसको बनाओ एक बार, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा क्या करना है, जो पर्संस दिए हैं, ठीक है, जो पर्संस दिए हैं उनके नाम सबसे पहले लिखने हैं, उसी ऑर्डर में लिखने हैं जिस ऑर्डर में यहां पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पे आ गया ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन आ गया ई, देन आ गया एफ और देन आ गया जी। तो यहां पे ले लेते हैं उनका शहर और यहां पे ले लेते हैं उनका प्रोफेशन। तो ये जो क्वेश्चंस है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसा एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो इन वाले क्वेश्चंस को हमेशा इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, मतलब कभी भी 2 से ज्यादा चीजों में लिंक दे दिया जाएगा। क्वेश्चन उस तरीके के भी आए हैं कि एक का इस बैंक में अकाउंट है, वो इस नंबर की कार चलाता है, वो इस ब्रांड की कार चलाता है, ये पहनता है। तो कभी भी अगर 2 से ज्यादा चीजें जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो हमेशा आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले जो बंदों के नाम है उनको बिठा दो, जिस ऑर्डर में दिए गए हैं उसी ऑर्डर में बिठा दो। फिर जिसका जो जो मिलता जाएगा वो उसके सामने आपको डालते जाना है। फाइन गाइस, जिसका जो जो मतलब जिसका शहर मिल गया वो उसके सामने भर दो, प्रोफेशन मिल गया वो उसके सामने भर दो, जितना भी डेटा दिया है उसको आपको भरना है सबसे पहले। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो यहां पे जो है एक बार स्टार्ट करते हैं। ए इज अ फार्मासिस्ट, तो ए का प्रोफेशन क्या मिल गया, फार्मासिस्ट, तो यहां पे डाल देते हैं फार्मा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, इन प्रैक्टिसेस इन द भुवनेश्वर, तो उसकी सिटी क्या मिल गया आपको, भुवनेश्वर, तो यहां पे आ जाएगा भुवनेश्वर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डी प्रैक्टिसेस इन द बैंगलोर, डी जो है बैंगलोर में है तो इसकी सिटी क्या मिल जाएगी, बैंगलोर। फिर उसके बाद क्या बोला, बट इज नॉट अ डॉक्टर और आर्टिस्ट, ये जो है डॉक्टर भी नहीं है और ये जो है आर्टिस्ट भी नहीं है, ठीक है। द वन हु प्रैक्टिसेस इन हैदराबाद इज अ प्रोफेसर, यानी कि जो हैदराबाद में काम करता है वो जो है प्रोफेसर है, जो हैदराबाद में काम करता है ही इज अ प्रोफेसर। एंड जी इज अ काउंसलर, जी जो है काउंसलर है तो काउंसलर डल जाएगा यहाँ पे आ गया काउंसलर। जी इज अ काउंसलर एंड डज नॉट प्रैक्टिस इन मुंबई और चेन्नई, वो जो है मुंबई में भी नहीं है और वो जो है चेन्नई में भी नहीं है, तो जहां जहां पे नहीं है वहां पे कट लगा दो। इज अ लॉयर, ई जो है लॉयर है, तो लॉयर का मतलब क्या हो गया, लॉयर उसका प्रोफेशन है तो लॉयर डाल दोगे यहाँ पे। इसके बाद एंड प्रैक्टिसेस इन द अहमदाबाद, तो अहमदाबाद आ गया, ठीक है, अहमदाबाद आ गया यहाँ, ठीक है। इसके बाद एफ प्रैक्टिसेस इन द चेन्नई, एफ जो है चेन्नई में है तो चेन्नई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड बट इज नॉट अ आर्टिस्ट, ये जो है आर्टिस्ट नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है। एंड सी प्रैक्टिसेस इन द मुंबई, सी जो है मुंबई में। तो डेट्स ऑल गाइस, तो मैंने सारी की सारी स्टेटमेंट जो है इस चार्ट में डाल दी है, जितना भी मेरे को डेट इंफॉर्मेशन दी थी या फिर डेटा दिया था। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या भर सकता हूं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करोगे, वो चीज आपको समझनी है, वो चीज आपको जाननी है। तो भाई मेरे को सारी सिटीज मिल चुकी है, सारी सबकी सिटीज मिल चुकी है, तो बी की सिटी नहीं मिली और एक जी की सिटी नहीं मिली, तो बी की या फिर जी की क्या बनेगी भाई, हैदराबाद। एक की हैदराबाद बनेगी और एक की क्या बनेगी, जयपुर। तो हैदराबाद के साथ क्या दिया है, प्रोफेसर। तो अगर मैं जी में हैदराबाद डालता हूं तो हैदराबाद के साथ भी काउंसलर बन जाएगा ना, तो जी का प्रोफेशन क्या है, काउंसलर है, बट हैदराबाद के साथ तो प्रोफेसर चाहिए, तो हैदराबाद कहां पे आ जाएगा, बी में। हैदराबाद यहां पे आ गया, प्रोफेसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद उसने बोला दिस इज द प्रोफेसर, ठीक है, दिस इज द प्रोफेसर। तो जी की सिटी क्या मिल जाएगी, मतलब सबकी सिटी मिल चुकी है, तो जयपुर बची, तो जयपुर किसका बन गया, जी का, ठीक है, जी की सिटी क्या बन गई, जयपुर। इसके बाद प्रोफेशंस की बात कर लेते हैं, सिटी तो सबकी मिल चुकी है, ठीक है, प्रोफेशन देख लेते हैं। प्रोफेशन के लिए उसने क्या कहा कि आर्टिस्ट जो है वो एफ भी नहीं हो सकता है, आर्टिस्ट जो है वो डी भी नहीं हो सकता है, तो आर्टिस्ट कौन बनेगा, सी बनेगा, नहीं बनेगा, एक ही प्लेस तो बची, आर्टिस्ट कहीं ना कहीं तो बैठाओगे ना, तो आर्टिस्ट डी और एफ तो है ही नहीं, तो सी इज द ओनली प्लेस वेयर आर्टिस्ट कैन कम। इसके बाद देखते हैं भाई यहाँ पे डी के लिए उसने कहा क्या कहा है कि डी जो है डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर कौन बन गया, एफ, और एक ही प्रोफेशन बचा है इंजीनियर, तो इंजीनियर बन जाएगा। तो आपने देखा ये वाला क्वेश्चन मैंने जस्ट 4 स्टेप पे कवर करा है, मतलब 4 स्टेप लगाए हैं और क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन का पैटर्न आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन का चार्ट आपके पास आ चुका है। तो यू जस्ट नीड टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो हमेशा आपको इसी तरीके से करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस बना सकता है हार्ड इन द सेंस सिटी दे सकता है, प्रोफेशन दे सकता है, कौन से रंग की कार चलाते हैं वो दे सकता है, कौन से बैंक पे अकाउंट है वो दे सकता है। तो क्वेश्चन लेंथी बनाएगा तो 3 से ज्यादा चीजें डाल देगा, बैंक का अकाउंट डाल देगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो करना आपको इसी तरीके से, सबसे पहले बंदों को बिठा लो, फिर जो जिसका मिलता जाएगा वो उसके सामने भरते जाओ, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी, डी का प्रोफेशन क्या था, डी का प्रोफेशन था इंजीनियर। हु इज द प्रोफेसर, बी इज द राइट आंसर। Which of the following person work in the जयपुर, तो जयपुर में कौन काम किया करता था, जयपुर में जी काम किया करता था, लास्ट वाला। एंड हु इज अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन था, तो एफ था ना भाई डॉक्टर, तो एफ डॉक्टर था, तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो आंसर क्या बन जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तो आपके 4 के 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही आए हैं। अब स्टार्ट करते हैं जो पजल टेस्ट से, यानी कि पजल टॉपिक से जो सबसे हार्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, वो सबसे हार्ड क्वेश्चन है, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत मतलब ध्यान से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। एक बार स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसको करना है भी, एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना है, फिर मेरी वीडियो प्ले करनी है, फिर आपको चेक करना है कि आप सही सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे। आंसर से मतलब नहीं है भाई, आंसर से मतलब नहीं है, यू हैव टू थिंक कि आपका थॉट प्रोसेस ठीक था या नहीं था, मेरे जैसा था या नहीं था, ठीक है। ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, आशीष, बिमल, कोरल, ए बी सी डी ई मान लेते हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। Give a presentation on each of the 5 topics, this and this and this, in a week starting on Monday and ending on the Friday. Exactly 5 presentations were given on each of the 5 days. ठीक है, हर एक दिन में 5 presentations दी हैं, ठीक है, हर एक दिन में 5 बच्चों ने मिला के 5 प्रेजेंटेशन दिए, मतलब एक बच्चे ने एक प्रेजेंटेशन दी है। एंड नो 2 ऑफ विच वर ऑन द सेम टॉपिक, मतलब उनमें से कोई भी 2 प्रेजेंटेशन जो थी वो सेम टॉपिक पे नहीं थी। एंड नो स्टूडेंट गेव मोर देन 1 प्रेजेंटेशन ऑन द एनी ऑफ द 5 डेज, ठीक है। तो एक बार चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे लेट सपोज रख देते हैं डेज, तो मंडे था, ठीक है, एक दिया था मंडे के बाद क्या दिया था, ट्यूसडे के बाद दिया था वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे। तो मंडे टू फ्राइडे में इस तरीके से प्रेजेंटेशंस करी हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया, फाइन। इसके बाद देखते हैं क्या उसने दिया है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये वाली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से बता देता हूं। तो यहाँ पे उसने जो कहा है ना, वो ये कहा है कि मंडे को 5 प्रेजेंटेशंस दी गई हैं, हर एक बच्चे ने एक प्रेजेंटेशन दी है, किसी ने भी 2 प्रेजेंटेशन नहीं दी है, और पांचों की पांचों जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे हुई है। मतलब जो मंडे वाली रो है उसमें 5 के 5 डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे या नहीं आएंगे, 5 के 5 डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे उसमें। जो मंडे वाली रो है अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, 5 है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में उसने क्या बोला, ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन ईच ऑफ द 5 टॉपिक्स, यानी कि हर एक बच्चे ने हर एक टॉपिक पे प्रेजेंटेशंस दिए पूरे वीक में। तो मतलब क्या हो गया, ये जो ए वाला कॉलम है या जो ये बी वाला कॉलम है, इन कॉलम्स में हर एक दिन जो है अलग अलग प्रेजेंटेशंस देगा। मतलब जो ए है वो सारी प्रेजेंटेशन देगा 5 दिन में, अलग अलग टॉपिक पे देगा, कभी भी वो टॉपिक रिपीट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पे लेट सपोज आपने ग्लोबलाइजेशन डाल दिया है, ठीक है। एक चीज मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने ग्लोबल डाल दिया है, तो ग्लोबल जो है रो वाइज भी रिपीट नहीं हो सकता है, और ग्लोबल जो है वो कॉलम वाइज भी रिपीट नहीं हो सकता है। एक चीज समझ में आई ना, क्योंकि मंडे को भी डिफरेंट टॉपिक है और बी ने भी डिफरेंट टॉपिक दिए हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है अच्छे से कि हर एक रो में, हर एक कॉलम में एक ही टॉपिक आ सकता है, और रो वाइज भी कॉलम रिपीट नहीं होंगे, और कॉलम वाइज भी टॉपिक जो है वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। पहले जितना डेटा दिया है उसको भर दो, जो टेबल बना रखी है इस टेबल में जितना भी डेटा दिया है उसको फिल कर दो,
तो कोरल गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे को कोरल ने यानी कि सी ने ग्लोबलाइजेशन टॉपिक प्रिपेयर करा था, मतलब ग्लोबल मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ईशान गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन ह्यूमन क्लोनिंग ऑन मंडे, यानी कि मंडे को ईशान ने ह्यूमन क्लोनिंग टॉपिक दिया है, HC टॉपिक दिया है। नेक्स्ट थर्ड, आशीष गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन द सेम टॉपिक ऑन मंडे, यानी कि आशीष ने सेम टॉपिक पे मंडे को प्रेजेंटेशन दी है जिस टॉपिक पे दिशा ने प्रेजेंटेशन दी थी फ्राइडे को। कोई चीज समझ में आई या नहीं है? मतलब उसने कहा कि आशीष का मंडे का टॉपिक लेट्स सपोज एक्स है, आशीष का मंडे का टॉपिक और दिशा का फ्राइडे का टॉपिक सेम है और वो टॉपिक ग्लोबल नहीं, वो टॉपिक जो है ग्लोबलाइजेशन नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू ग्लोबल नहीं जो है नहीं पुट कर सकते हो आप। एक ही भाई उसने वो इसने इस क्वेश्चन में दिया था ना भाई, आशीष गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन द सेम टॉपिक ऑन मंडे ऑन व्हिच दिशा गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन द फ्राइडे, यानी कि आशीष का मंडे का टॉपिक और दिशा का फ्राइडे का टॉपिक सेम था, ठीक है। इसके बाद फोर्थ में क्या बोला है, बी गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन करप्शन टेररिज्म ह्यूमन क्लोनिंग ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, यानी कि मंडे को उसने टेरर टॉपिक दिया है, सॉरी उसने करप्शन टॉपिक दिया है, तो करप्शन टॉपिक आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद वेडनेसडे को उसने टेररिज्म दिया है, तो टेररिज्म आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन फ्राइडे को उसने ह्यूमन क्लोनिंग टॉपिक दिया है, तो HC टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, देन फिफ्थ ऑप्शन, भाई दिशा गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन बिजनेस एंड एथिक्स ऑन वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे को डी ने बिजनेस एंड एथिक्स टॉपिक दिया है, BE टॉपिक दिया है, ठीक है। एंड शी डिडंट गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन करप्शन ऑन थर्सडे, यानी कि इसने करप्शन टॉपिक थर्सडे को नहीं दिया, ठीक है, करप्शन टॉपिक थर्सडे को नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, देन सी गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन द सेम टॉपिक ऑन मंडे, यानी कि सी ने मंडे को सेम टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दी है जिसपे आशीष ने फ्राइडे को प्रेजेंटेशन दी थी, यानी कि आशीष का फ्राइडे का टॉपिक वाई है, तो सी का मंडे का भी टॉपिक क्या होगा, वाई होगा। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो यहां से अगेन मैं सेम चीज आपसे पूछूंगा कि सबसे पहले कौन से बॉक्स को भरा जा सकता है। अभी आपका मन कर रहा होगा सर साइड में यहाँ पे टेररिज्म लिख ले, एक बार मान के चल लेते हैं, क्या पता मेरे को आंसर मिल जाएगा, बट ऐसे नहीं करना है भी, आपको कोई ना कोई गैप तो मिलेगा, मतलब कोई ना कोई बॉक्स ऐसा मिलेगा जिस बॉक्स के बारे में आप पक्के से बोल सकते हो कि उस बॉक्स में वही टॉपिक आएगा, उस टॉपिक के अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं आ सकता है। यू नीड टू बी श्योर, यू डोंट नीड टू अज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला, ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट कहां से कर सकता हूँ, बी से स्टार्ट कर सकता हूँ ना भाई। बी के मेरे को सारे टॉपिक कवर करने, मतलब बी का जो कॉलम है उसपे सारे के सारे टॉपिक आने ही आने चाहिए, यू डोंट हैव अ ऑप्शन, ठीक है। तो सारे के सारे टॉपिक आने चाहिए, तो मतलब क्या होगा, करप्शन आ चुका है, टेररिज्म आ चुका है, HC आ चुका है, तो ग्लोबल भी डालना पड़ेगा भी कहीं ना कहीं, ग्लोबलाइजेशन भी डालना पड़ेगा। तो ग्लोबल क्या ट्यूसडे में बी के आ सकता है, ट्यूसडे में नहीं आ सकता, बिकॉज ट्यूसडे का ग्लोबल ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका है, तो उसको मैं रो में दोबारा रिपीट नहीं कर सकता हूं। तो ग्लोबल कहां पे मिल जाएगा, ग्लोबल आ गया यहाँ पे कौन सा बचा, कौन सा टॉपिक बचा, बिजनेस एंड एथिक्स, तो BE टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद सोचो अब मेरे साथ सॉल्व करना है, इसके बाद सोचो मैं कौन सा टॉपिक पढ़ सकता हूं। इसके बाद अगर आप चेक करते हो तो उसने क्या कहा है आपसे कि एक्स में ग्लोबल नहीं आ सकता। अब अगर एक्स में ग्लोबल नहीं आ सकता, फिर मंडे का ग्लोबल कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ना आपको, मंडे का ग्लोबल कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा, तो एक्स में ग्लोबल आ नहीं सकता है, वाई में भी ग्लोबल नहीं आ सकता, बिकॉज ग्लोबल यहाँ पे आ चुका है, तो ऊपर की तरफ भी नहीं आएगा, मतलब कॉलम वाइज भी ग्लोबल दोबारा रिपीट नहीं होगा ना। तो ग्लोबल यहाँ पे भी नहीं, ग्लोबल यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो ग्लोबल के लिए एक ही प्लेस बची है, डी के मंडे। तो डी का मंडे कौन सा बच गया, भी ग्लोबल इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद गाइस ट्राई करो कि एक्स की वैल्यू कहीं से मिल जाए, कुछ एक्स की वैल्यू के लिए दो मतलब बॉक्सेस मेरे जो है खाली पड़े हैं, एक की मिल गई तो दूसरे की मिल जाएगी। तो एक्स में क्या बोल सकता हूं भाई, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे जो है डी का बी आपको मिल चुका है, ठीक है। डी का अगर बीई मिल चुका है तो एक्स पे बीई तो नहीं आ पाएगा, यहां से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है। अब अगर डी का बीई मेरे पास है तो एक्स पे दोबारा बी तो नहीं आ पाएगा ना, तो बीई नहीं आ सकता। तो मंडे के लिए एक्स पे कौन कौन से ऑप्शंस है भाई, मंडे रो में अगर देखते हो तो एक्स में या तो बीई आना पड़ेगा या फिर टेररिज्म आना पड़ेगा। बीई इज नॉट पॉसिबल, बीई जो है वो डी की तरफ से इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, मंडे की तरफ से पॉसिबल है, डी की तरफ से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये दोनों दिन तो सेम है ना। यहाँ पे बीई रखोगे तो यहाँ पे भी तो बीई रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे बीई नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे भी बीई नहीं आ सकता है, तो कौन सा बचा, टेररिज्म। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, टेररिज्म, और वाई में कौन सा आ गया, बीई। बीई यहाँ पर है तो यहाँ पे भी कौन सा मिल जाएगा, बीई, और यहाँ पे टेररिज्म डाल दिया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टेरर, ठीक है। इसके बाद करप्शन उसने कहा था कि डी के थर्सडे में नहीं आ सकता है, करप्शन यहाँ पे नहीं आ सकता, डी का करप्शन कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा, तो करप्शन आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, करप्शन आ गया यहाँ पे, करप्शन यहाँ पर है तो डी का कौन सा टॉपिक बच गया, डी का बच गया HC ह्यूमन क्लोनिंग, तो ह्यूमन क्लोनिंग आ गया यहाँ पे। मतलब तीन तो आपके पास तैयार पड़े हैं, यानी कि मंडे वाली रो तैयार पड़ी है, बी का कॉलम तैयार पड़ा है, डी का कॉलम तैयार पड़ा है। इसके बाद सोचो, इसके बाद तो भी क्वेश्चन इजी है, इसमें तो जो बॉक्स चाहो वो वाला नहीं आप जो है फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्यूसडे का देखते हैं, ट्यूसडे का HC नहीं मिला है, ट्यूसडे का अभी तक मेरे को BE मिला है, ग्लोबल मिला है, करप्शन मिला है, HC नहीं मिला है। तो HC कहां पे आ सकता है, यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा, ट्यूसडे के ई में तो HC नहीं आ पाएगा, तो HC पहुंच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा बच गया, टेररिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अगर आप चेक करते हो तो जो है वेडनेसडे का मेरे को ग्लोबल कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ना। वेडनेसडे का ग्लोबल के बारे में मैं अभी श्योर नहीं हो सकता हूं, इसके अलावा कुछ ढूंढो भाई। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो वेडनेसडे का मेरे को अभी तक ह्यूमन क्लोनिंग भी नहीं मिला है, तो ह्यूमन क्लोनिंग ए में भी नहीं आ सकता है, मतलब जो वेडनेसडे का जो ए है उसमें भी नहीं आ सकता, और वेडनेसडे के ई में भी ह्यूमन क्लोनिंग नहीं आ सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा सी में, तो ह्यूमन क्लोनिंग आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हो तो फ्राइडे पे आ जाओ। फ्राइडे का मैं सी फाइंड कर सकता हूं, फ्राइडे का मैं सी फाइंड नहीं कर सकता हूं, बट फ्राइडे का मैं ई फाइंड कर सकता हूं, बिकॉज फ्राइडे का मेरे को ग्लोबल नहीं मिला है। भाई ग्लोबल नहीं मिला है तो सी का ग्लोबल तो मिल चुका है ना, सी का ग्लोबल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे तो ग्लोबल नहीं आएगा, तो ग्लोबल कहां पे आ जाएगा, फ्राइडे का ई में। तो ग्लोबल आ गया यहाँ पे कौन सा टॉपिक बच गया, करप्शन, तो करप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब जो है सी का मैं कंप्लीट कर सकता हूँ ना, सी के मेरे को 4 टॉपिक मिल चुके हैं, 5 और मैं निकाल सकता हूँ। करप्शन HC हो गया, ग्लोबल हो गया, BE हो गया, कौन सा नहीं हुआ, टेररिज्म, तो टेररिज्म मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हो, ठीक है, तो मेरे को अभी तक ई का बिजनेस एंड एथिक्स टॉपिक नहीं मिला है, तो BE नहीं मिला है, तो BE यहाँ पे तो आ चुका है, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता है, तो BE आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा टॉपिक बच गया, करप्शन, तो करप्शन आ गया। ठीक है, इसके बाद चेक करते हैं, इसके बाद ये 2 टॉपिक और बचे हैं, तो वेडनेसडे का तो सिंगल है, उसका तो निकाल दो, तो मतलब टेरर मिल गया, HC मिल गया, बिजनेस एंड एथिक्स मिल गया, करप्शन मिल गया, तो कौन सा नहीं मिला आपको, टॉपिक नहीं मिला है ग्लोबल, तो ग्लोबल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्सडे का देखते हैं, थर्सडे का ग्लोबल मिल चुका है, ठीक है, थर्सडे का ग्लोबल मिल चुका है, टेरर मिल चुका है, HC मिल चुका है, BE मिल चुका है, तो कौन सा नहीं मिला, करप्शन, तो करप्शन आ जाएगा। फाइन गाइस, तो ये सारे बॉक्सेस आपको भरने थे, इन्हीं बॉक्सेस से रिलेटेड। ठीक है, इन्हीं बॉक्सेस से रिलेटेड 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मतलब कम से कम 5 से लेके 6। तो ये जस्ट पूरा मतलब ये भी एक मेरे को अब भी ध्यान आया, एक गेम हुआ करती थी सुडोकू, तो सुडोकू की तरह है, पूरा गेम की तरह लो, इस चैप्टर को पूरा गेम की तरह लोगे तब बन पाएगी बात। ठीक है, टॉपिक की तरह लोगे, सर हार्ड है तो छोड़ देंगे भी, इस तरीके की सोच नहीं रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या दिया है, ऑन विच डे ऑफ वीक डिड आशीष गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन द करप्शन, तो आशीष ने कौन से दिन पे करप्शन दिया है, तो आंसर क्या बन गया, मंडे नहीं है, ट्यूसडे नहीं है, वेडनेसडे नहीं है, थर्सडे इज द राइट आंसर, तो आंसर क्या बन गया, थर्सडे। ऑन विच टॉपिक डिड ईशान गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन द थर्सडे, तो थर्सडे को ईशान ने कौन सा टॉपिक दिया है, ईशान ने थर्सडे को टॉपिक दिया है BE यानी कि बिजनेस एंड एथिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, C and D gave a presentation on corruption on Friday and Tuesday, यानी कि C और D ने फ्राइडे को करप्शन टॉपिक दिया है, नहीं दिया है, रॉन्ग है भी। ठीक है, फ्राइडे एंड ट्यूसडे, फ्राइडे को C ने करप्शन टॉपिक दिया है, C ने फ्राइडे को करप्शन टॉपिक दिया है, और ट्यूसडे को D ने भी करप्शन दिया है, तो ये वाला ही तो स्टेटमेंट सही है। A and E gave a presentation on human cloning and terrorism respectively on Tuesday, तो ट्यूसडे को A एंड E, तो A ने ह्यूमन क्लोनिंग दिया है, ठीक है, और E ने ट्यूसडे को टेररिज्म भी दिया है, दोनों ही ठीक है, तो आंसर क्या है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, ऑन विच डे दिशा गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन ह्यूमन क्लोनिंग, तो D ने ह्यूमन क्लोनिंग कौन से दिन दिया है, तो आंसर क्या बन गया, थर्सडे इज द राइट आंसर। ठीक है, एक इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं भी सेम टाइप का, उसको ट्राई करना भी अच्छे से। नाउ ये भी जो है वो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, जस्ट जो पहले वाले क्वेश्चन में कुछ जो है ग्लोबलाइजेशन वगैरह दिया था, इसमें फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, चीज वही है, तो यहाँ पे भी 5 दिन है। ठीक है, जो डेज वो स्टार्ट है ट्यूसडे से है, देन वेडनेसडे आ गया, देन थर्सडे आ गया, देन फ्राइडे आ गया, देन आ गया सैटरडे। ठीक है, उसके बाद 5 बंदे हैं, देयर आर 5 पर्संस A B C D and E in the family, तो उसने बोला है ना, ईच ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ईट ईच ऑफ द फ्रूट
1 by 1 आफ्टर देयर लंच फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे, मतलब हर एक बंदे ने 5 के 5 फ्रूट खाए हैं तो एक एक कॉलम में 5 के 5 फ्रूट्स आने चाहिए। 5 ही दिन है तो पांचों के पांचों डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स आने चाहिए। ईच ऑफ देम गेट्स ओनली 1 फ्रूट अ डे, यानी कि हर एक दिन जो है एक बंदा एक ही फ्रूट खाता है। तो हर एक बॉक्स में जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपको भरने हैं, तो हर एक बॉक्स में खाली एक ही फ्रूट आ सकता है, ठीक है। नो टू मेंबर्स ईट द सेम फ्रूट ऑन अ डे, मतलब ट्यूसडे को किसी भी मेंबर ने सेम फ्रूट नहीं खाया, पांचों के पांचों लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट खाया। वही कहानी बन चुकी है, मतलब एक फ्रूट अगर कहीं पे डाल दिया तो वो फ्रूट जो है वो रो वाइज भी रिपीट नहीं हो सकता है एंड द कॉलम वाइज भी रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 1 by 1 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नीदर बी नॉर ई ईट्स वाटरमेलन और ग्रेप्स ऑन वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे को वाटरमेलन यहाँ पे भी नहीं आ सकता है और ग्रेप्स भी यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो इसको कट कर देते हैं। और ई ने भी वाटरमेलन और ग्रेप्स जो है वो वेडनेसडे को नहीं खाया है, तो ग्रेप्स यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ए ईट्स पोमे ऑन थर्सडे, यानी कि ए ने जो है थर्सडे को पोमे खाया है, यानी कि पोमेग्रेनेट खाया है, तो पोमे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद डी ईट्स एप्पल ऑन ट्यूसडे, डी ने जो है एप्पल ट्यूसडे को खाया है, तो ट्यूसडे को डी के कॉलम में क्या रख देंगे, एप्पल, बॉक्स में क्या रख देंगे, एप्पल। ई डज नॉट ईट पाइनएप्पल ऑन ट्यूसडे, ई ने जो है पाइनएप्पल ट्यूसडे को नहीं खाया, तो पाइनएप्पल यहाँ पे नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, बी ईट्स पोमे ऑन फ्राइडे, बी ने जो है फ्राइडे को पोमे खाया है, तो पोमे ग्रेप डाल देंगे यहाँ पे। सी ईट्स ग्रेप्स ऑन सैटरडे, सी ने जो है सैटरडे को ग्रेप्स खाए हैं, तो ग्रेप्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए ईट्स वाटरमेलन ऑन ट्यूसडे, ए ने वाटरमेलन खाया है ट्यूसडे को। नेक्स्ट, डी ईट्स पाइनएप्पल ऑन वेडनेसडे, डी ने जो है वेडनेसडे को पाइनएप्पल खाया, तो पाइनएप्पल आ जाएगा यहाँ पे। तो अगेन हमारी क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की अप्रोच रहेगी सेम, ठीक है। अप्रोच आपको सेम रखनी है कि सबसे पहले ऐसा बॉक्स ढूंढना है जिस बॉक्स के बारे में आप बिल्कुल श्योरिटी से बोल सकते हो कि वहां पे वही वाला फ्रूट आ सकता है, उस फ्रूट के अलावा कोई दूसरा फ्रूट नहीं आ सकता है। तो जब आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कि अगर मैं वेडनेसडे का ग्रेप्स ढूंढने निकलता हूं, यानी कि वेडनेसडे का भी ग्रेप्स कहीं ना कहीं तो चाहिएगा ना आपको, इन पांचों बॉक्सेस में से किसी ना किसी बॉक्स में तो ग्रेप आपको डालना ही पड़ेगा। तो ग्रेप्स सी में आ चुका है, तो यहाँ पे तो ग्रेप्स नहीं आ पाएगा, तो ग्रेप्स के लिए एक ही प्लेस बची है, यहीं पे आएगा भाई, बिकॉज यहाँ पे तो उसने बोल ही दिया ग्रेप्स यहाँ पे नहीं आ सकता है, और ग्रेप्स जो है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब वाटरमेलन निकाल सकते हैं भाई, जो वेडनेसडे है उसका वाटरमेलन मैं फाइंड कर सकता हूं, बिकॉज वाटरमेलन ग्रेप्स की जगह पे तो नहीं आ सकता है। एक बॉक्स में खाली एक ही फ्रूट आ सकता है, वाटरमेलन यहाँ पे भी नहीं, वाटरमेलन यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, और यहाँ पे पाइनएप्पल है, तो वाटरमेलन कहां जाएगा, सी के वेडनेसडे में आ जाएगा वाटरमेलन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब वेडनेसडे का ही सॉल्व कर लेते हैं ना भाई, वेडनेसडे का ही सॉल्व कर लेते हैं। वेडनेसडे का अगर मैं पूछता हूं पोमे कहां पे आ सकता है, भाई पोमे यहाँ पे आ चुका है, तो पोमेग्रेनेट यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा ना, तो पोमे के लिए एक ही जगह बची है, ई के वेडनेसडे में पोमे आ गया, और यहाँ पे कौन सा फ्रूट बच गया, एप्पल, तो एप्पल आ जाएगा यहाँ पे। तो वेडनेसडे वाली रो मेरे को सबसे पहले ढूंढनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद देखते हैं ट्यूसडे में कुछ मिल सकता है। ट्यूसडे में उसने बोला है कि पोमे, ट्यूसडे का मेरे को पोमेग्रेनेट नहीं पता है, तो पोमे एक बार निकाल लेते हैं। तो पोमे जो है वो बी के ट्यूसडे में तो नहीं आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे आ चुका है, बी ने तो बी ने तो फ्राइडे को खाना है, मतलब बी को फ्राइडे को खाना है, तो वो ट्यूसडे को नहीं खाएगा, इसका मतलब इस तरीके से समझ लो। पोमे यहाँ पे आ चुका है, तो ई के ट्यूसडे में भी पोमे नहीं आ पाएगा, तो पोमेग्रेनेट के लिए एक ही प्लेस बची है, दैट इज सी, ठीक है। नेक्स्ट, ट्यूसडे का पाइनएप्पल निकाल सकते हैं, पाइनएप्पल यहाँ पे नहीं आ सकता, तो पाइनएप्पल आ जाएगा यहाँ पे, फाइन। तो वाटरमेलन, पाइनएप्पल, पोमे, एप्पल, तो यहाँ पे कौन सा फ्रूट बचा, यहाँ पे बचा है ग्रेप्स, तो ग्रेप्स आ जाएगा यहाँ, फाइन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगर आप फ्रूट देखोगे, ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखता हूं तो पोमे मेरे को चार जगह तो मिल चुका है, मतलब 4 रोज में तो मिल चुका है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं मिला है, तो इजी है भाई, ये वाली रो कट हो गई। सी का पोमे और डी का जो पोमे है वो थर्सडे में तो नहीं आ सकता, बिकॉज थर्सडे में तो पोमे पहले ही आ चुका है, मतलब ए ने थर्सडे को पोमे खा लिया तो डी नहीं खा सकता है, बी ने फ्राइडे को पोमे खा लिया तो डी फ्राइडे को भी नहीं खा सकता है, तो पोमे यहाँ पे आ जाएगा सैटरडे, ठीक है, पोमे आ गया यहाँ पे। इसके बाद में क्या फाइंड कर सकता हूं भाई, बी का ग्रेप्स भी कहीं ना कहीं आपको निकालना पड़ेगा, बी का ग्रेप्स भी निकालना पड़ेगा, तो सैटरडे में बी का ग्रेप्स नहीं आ सकता है, बिकॉज सी ने ग्रेप्स सैटरडे को खाए हैं, तो बी उसको रिपीट नहीं कर सकता है, तो बी के सैटरडे में ग्रेप्स नहीं आ सकता, तो थर्सडे में आएगा, तो ग्रेप्स आ गए यहाँ पे कौन सा फ्रूट बचा है, यहाँ पे फ्रूट बचा है, कौन सा बचा है, वाटरमेलन, तो यहाँ पे क्या कौन सा फ्रूट आ जाएगा, वाटरमेलन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब डी का ग्रेप्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, डी का ग्रेप्स फाइंड कर लेते हैं। तो डी का ग्रेप्स थर्सडे में नहीं आ सकता है, बिकॉज बी ने थर्सडे को खा लिया है, तो डी उसको नहीं खाएगा, तो डी का मतलब 2 ही दिन बचे थे ना, या तो थर्सडे में ग्रेप्स आएगा या फिर फ्राइडे में ग्रेप्स आएगा, तो ग्रेप्स यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो ग्रेप्स लाना पड़ेगा डी का यहाँ पे,
ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फ्रूट बच गया, वाटरमेलन, वाटरमेलन आ गया यहाँ पे। इसके अलावा कोई हम निकाल पाएंगे या फिर नहीं निकाल पाएंगे? भाई ई का मैं फाइंड कर सकता हूँ, ई का वाटरमेलन में फाइंड कर सकता हूँ। तो वाटरमेलन जो फाइंड करोगे आप, तो वाटरमेलन यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी आ चुका है तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो वाटरमेलन आ गया यहाँ पे। अब ये जो 6 बॉक्सेस बचे ना, इन 6 बॉक्सेस में आपको डाउट रहेगा, अगर मैं यहाँ पे एप्पल रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एप्पल रखता हूँ तो यहाँ पे कौन सा फ्रूट बन जाएगा भाई, पाइनएप्पल। अगर यहाँ पे एप्पल है तो यहाँ पे कौन सा फ्रूट बन जाएगा, पाइनएप्पल। यहाँ पे पाइनएप्पल है तो यहाँ पे कौन सा बच गया, एप्पल, ठीक है। इसके बाद एप्पल यहाँ पर है तो यहाँ पे कौन सा बच गया, पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल यहाँ पर है तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एप्पल। मतलब एप्पल के साथ जो है 6 के 6 बॉक्स में सही मतलब भरा जा रहा है, कोई भी फ्रूट रिपीट नहीं हो रहा है, कहानी सही बन रही है। बट अगर मैं यहाँ पे पाइनएप्पल रखता हूं तब भी कहानी जो है वो सही बन जाएगी। पाइनएप्पल रखोगे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एप्पल। और अगर एप्पल यहाँ पर है, ठीक है, एप्पल यहाँ पर है तो यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा, पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल यहाँ पर है तो यहाँ पे कौन सा आ गया, एप्पल। और अगर एप्पल यहाँ पर है तो यहाँ पे कौन सा मिल गया आपको, पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल यहाँ पर है तो यहाँ पे कौन सा आ गया, एप्पल। तो यानी कि एप्पल के साथ भी कंडीशन ठीक है और पाइनएप्पल के साथ भी कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी चीज अज्यूम नहीं कर सकता हूं। आपको एप्पल भी मान के चलना है और आपको पाइनएप्पल भी मान के चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप पे मिलेंगे। 17th दिया है, विच फ्रूट डज ई ईट ऑन फ्राइडे, ठीक है। ई ने कौन सा फ्रूट खाया है फ्राइडे को, तो ई ने फ्राइडे को खाया भैया वाटरमेलन, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, वाटरमेलन, थर्ड ऑप्शन। हु ईट्स पोमेग्रेनेट ऑन थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को पोमेग्रेनेट किसने खाया, पोमेग्रेनेट खाया ई ने, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑन विच डे डज डी ईट वाटरमेलन, तो डी ने वाटरमेलन कौन से दिन खाया, थर्सडे को खाया, आंसर इज थर्सडे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये 20 और 21st क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहां पे वो एप्पल और पाइनएप्पल की जो डाउट था उससे क्वेश्चन बनेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली ट्रू, तो डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या होगा, वो पक्के से ट्रू है, उस पर डाउट नहीं है मेरे को। क्या पहला ऑप्शन ट्रू बन सकता है, सी ने पोमे खाया है वेडनेसडे को, तो सी ने पोमे जो है वेडनेसडे को नहीं खाया है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्या सेकंड ऑप्शन सही बन सकता है, सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, बी एप्पल थर्सडे, बी ने एप्पल थर्सडे को नहीं खाया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, ई वाटरमेलन फ्राइडे, तो ई ने वाटरमेलन फ्राइडे को खाया है, तो ये ऑप्शन सही आ गया। अगर डी ऑप्शन चेक करोगे आप, फोर्थ ऑप्शन, तो डी ने ग्रेप सैटरडे को नहीं खाए हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और ए ने पाइनएप्पल सैटरडे को, ये ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं भाई, ये ऑप्शन अगर आप देखोगे फिफ्थ ऑप्शन, तो ए ने पाइनएप्पल सैटरडे, ए का पाइनएप्पल सैटरडे फिक्स नहीं था ना। जब आप देखोगे चार्ट जो मैंने बनाया था, उसमें ए पे एक का सैटरडे पे दो फ्रूट आ रहे थे, एप्पल भी उतना ही ठीक है जितना जो है पाइनएप्पल ठीक है। तो इन दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, एक को पाइनएप्पल सैटरडे आप डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते हो सकता है ट्रू बट डेफिनेटली ट्रू नहीं है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है, ऑप्शन नंबर 30 फाइन। 21st का निकालो आंसर। Which of the following combination is definitely false, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन डेफिनेटली फॉल्स है, तो सी एप्पल थर्सडे डेफिनेटली फॉल्स है भाई, सी एप्पल थर्सडे हो भी सकता है, ठीक है, सी एप्पल थर्सडे डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि सी सॉरी क्या था भाई, वो चार्ट एक बार चेक करो, सी का थर्सडे, ठीक है, सी का थर्सडे में डाउट था ना भाई, सी के थर्सडे में एप्पल भी आ रहा था और पाइनएप्पल भी आ रहा था, तो मैं श्योर नहीं हूं, वो डेफिनेटली गलत भी नहीं है और डेफिनेटली ट्रू भी नहीं है, मतलब वो गलत हो भी सकता है और वो गलत नहीं भी हो सकता है। तो सी के एप्पल थर्सडे, सी के थर्सडे में एप्पल डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ई पाइनएप्पल सैटरडे, ई के पाइनएप्पल सैटरडे आप फिक्स कर सकते हो, डेफिनेटली फॉल्स आप नहीं बोल सकते हो, बिकॉज ई के सैटरडे में दो डाउट चल रहे थे, पाइनएप्पल भी उतना ही ठीक है जितना एप्पल ठीक है, पाइनएप्पल भी उतना ही गलत है जितना एप्पल गलत है, तो एक कोई गलत आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ए एप्पल फ्राइडे भी सेम कहानी, ए एप्पल फ्राइडे के साथ भी सेम कहानी है, यहाँ पे भी एप्पल और पाइनएप्पल दोनों फ्रूट आ सकते हैं, तो ए एप्पल फ्राइडे डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं है और डेफिनेटली ट्रू भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बी ग्रेप्स वेडनेसडे, तो बी के वेडनेसडे में ग्रेप्स नहीं है, एप्पल है, तो ये ऑप्शन सही है, ये डेफिनेटली फॉल्स है। इसके बारे में तो मैं बोल सकता हूं ना, बिकॉज बी के वेडनेसडे में क्या दिया है, ग्रेप्स दिया है, सॉरी बी के वेडनेसडे में क्या दिया है, एप्पल दिया था, हमने जो फाइंड करा था क्या आया था, एप्पल आया था, बट यहाँ पे क्या दिया है, बी ग्रेप्स वेडनेसडे, तो इज नॉट पॉसिबल, तो ये चीज डेफिनेटली फॉल्स है। फाइन, तो ये मतलब कहीं भी आपको अज्यूम नहीं करना है, अज्यूम करोगे तो मतलब क्वेश्चंस गलत ही निकालोगे आप, और टाइम भी दुगना लगा दोगे और क्वेश्चन भी सही ना है तो क्या फायदा होगा, इट इज अ ट्वाइस लॉस। फाइन, तो आपको कभी भी अज्यूम नहीं करना है, तो पजल टेस्ट में एक ही गुरु मंत्र है जो मैंने शीट का आपको सेंड करी है, उसमें से पजल टेस्ट के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं, डाउट आते हैं तो मेरे से पूछने हैं, abhishek.studyiq@gmail.com, विद इन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई करता हूं। थैंक्स अ लॉट।